गुड मॉर्निंग स्टूडेंट्स, मैं यतीन प्रताप। आज आप लोगों को सेकंड सेमेस्टर का भारतीय समाज का जो पेपर है हमारा, उसमें हम लोगों ने स्वतंत्रता से पूर्व और स्वतंत्रता के बाद की जो शिक्षा व्यवस्था थी, जितने भी आयोग या कमीशन थे या जितनी भी शिक्षा नीतियाँ थी, उनका अध्ययन किया है। अब हमारा नया चैप्टर शुरू होता है वेस्टर्न एजुकेशन थिंकर्स, वेस्टर्न एजुकेशन थ्योरीज या वेस्टर्न एजुकेशन थॉट्स। हम अर्थात पाश्चात्य या यूरोपियन शैक्षिक विचारधाराएं। अब सबसे पहले समझते हैं हम लोग कि ये हमारे कोर्स में इनका अध्ययन करना क्यों आवश्यक है या इसकी क्या वजह है जो यहाँ पर इसको रखा गया है। इसलिए सबसे पहले हम इसको समझेंगे कि इसके पीछे क्या कारण रहे और क्या वजह रही जो हमारे कोर्स में इसको रखा गया। क्योंकि हम जानते हैं किसी भी शिक्षा व्यवस्था में या किसी भी देश की शिक्षा व्यवस्था में संपूर्ण रूप से आमूल परिवर्तन करने के लिए या संपूर्ण रूप से सर्वोत्तम गुणों को शैक्षिक गुणों को धारण करने के लिए पूरी दुनिया में जो भी शैक्षिक विचारधाराएं हैं, जो भी शैक्षिक विधियां हैं या जो भी शिक्षा से संबंधित थॉट्स हैं, उनका महत्वपूर्ण स्थान है। हम प्रत्येक देश से या किसी भी देश से शिक्षा में जो अच्छाइयां हैं, जो इनोवेशंस हैं, जो टीचिंग मेथड्स हैं, शिक्षा के उद्देश्य हैं या और भी सारी चीजें, शिक्षक विद्यालय संबंध है, छात्र और शिक्षक संबंध है, विद्यालय और समुदाय के संबंध है, इन बहुत सारी बातों को क्या करते हैं अपनी शैक्षिक व्यवस्था का एक अनिवार्य अंग बनाते हैं। इसलिए हमें पूरी दुनिया में जो भी शैक्षिक विचारधारा है, जो भी शिक्षा व्यवस्था है, उससे संबंधित जो भी विचारवाद है, उसका हम क्या करते हैं अपनी शैक्षिक व्यवस्था को उसमें समाहित करते हैं, जो कि उनकी अच्छाइयां होती हैं। इसलिए अब आज हम लोग जो वेस्टर्न थिंकर्स हैं, उनकी जो विचारधाराएं हैं, शैक्षिक विचारधाराएं हैं, उनका हम क्या करेंगे अध्ययन करेंगे। इसमें कई शैक्षिक विचारधाराएं हैं, इसको समझ लेते हैं हम। इसमें से कुछ महत्वपूर्ण है, उनको देखते हैं। जैसे मैंने बताया कई शैक्षिक विचारधाराएं, पश्चिमी शैक्षिक विचारधाराएं हैं। उनमें से आदर्शवादी विचारधारा, दूसरा प्रगतिवादी विचारधारा, तीसरा प्रयोगवादी विचारधारा, चौथा यथार्थवादी विचारधारा। इसके अलावा भी कई शैक्षिक विचारधाराएं हैं जो वेस्टर्न एजुकेशन में महत्वपूर्ण स्थान रखती हैं। हमारे सिलेबस में सिर्फ 3 विचारधाराओं का उल्लेख किया गया है, 3 शैक्षिक विचारधारा है। पहला आदर्शवादी विचारधारा, दूसरा प्रगतिवादी विचारधारा, तीसरा प्रयोजनवादी विचारधारा। अब चूंकि हमें 3 ही विचारधाराओं का अध्ययन करना है, 3 ही जो थ्योरीज हैं, वेस्टर्न एजुकेशन थ्योरी हैं, उनका ही अध्ययन करना है, इसलिए हम सबसे पहले आदर्शवादी विचारधारा को समझते हैं। आदर्शवादी विचारधारा क्या है, इसका अर्थ समझते हैं। आदर्शवादी विचारधारा में जो भी विचारों की सत्ता होती है उसको अंतिम सत्ता माना जाता है। जो भी विचार हैं, जो भी शैक्षिक विचारधाराएं हैं, व्यक्ति के जो भी विचार हैं, उसको ही अंतिम सत्ता माना जाता है। पदार्थ को या जो वस्तु है उसको नाशवान माना जाता है, उसको असत्य माना जाता है। इसलिए ये विचारधारा कहती है कि विचारवाद या विचारों की सत्ता होती है वो सर्वश्रेष्ठ होती है। विचारों की सत्ता का ही इस दुनिया में अस्तित्व है और बाकी जो भी सत्ताएं हैं वो नाशवान है, इसलिए उनका अस्तित्व नहीं है। इसलिए हम क्या करते हैं, अब आदर्शवादी विचारधारा को समझा मैंने या हम लोगों ने समझा। उसके बाद अब आदर्शवाद क्या है इसको समझ लेते हैं। आदर्शवाद को इंग्लिश में आइडियलिज्म कहते हैं। आइडियलिज्म का अर्थ होता है, जो आदर्शवाद है, आइडियलिज्म का अर्थ होता है हिंदी में, इसको कहेंगे अंग्रेजी के शब्द से बना है। आइडियलिज्म अंग्रेजी के शब्द से बना है, जो दो आइडियलिज्म शब्द को 2 शब्दों में विभाजित किया जा सकता है। आइडिया रस्किज्म देख लेते हैं यहाँ पर। आइडिया रस्किज्म, आइडिया का अर्थ होता है विचार, इज्म का अर्थ होता है बात। इसलिए आइडियलिज्म को टोटली या संपूर्ण रूप से हम विचारवाद कहते हैं। अर्थात आदर्शवादी विचारधारा को हम विचारवादी विचारधारा भी कहते हैं। इसलिए क्या है इसमें एल को, अब क्योंकि सवाल हो सकता है, स्टूडेंट्स कंफ्यूज हो सकते हैं, तो इसलिए इसमें एल को क्यों जोड़ा गया है। इसमें केवल एल को उच्चारण की सुविधा के लिए ही जोड़ा गया है, क्योंकि इसको हटा भी दें आइडियलिज्म हो जाएगा, तो इसका अर्थ होता है विचारवाद या विचारों की सत्ता। तो आदर्शवाद का अर्थ हुआ विचारों की सत्ता। अब थोड़ा सा और देखते हैं, इसमें आदर्शवाद के जो प्रोधा है
जो समर्थक है, जो प्रबल समर्थक है, वो प्लेटो है। प्लेटो कहते हैं अंतिम वास्तविक सत्ता विचारों अथवा विचारवाद में है, पदार्थ में नहीं। वो कहते हैं जो अंतिम सत्ता है, जो भी शाश्वत सत्ता है, जो भी सार्वभौमिक सत्ता है, वो क्या है? विचारों की सत्ता है या विचारवाद है। पदार्थ में इसका कोई भी स्थान नहीं है। अर्थात पदार्थ को क्या मानते हैं? ये पदार्थ को नाशवान मानते हैं, इसलिए उसकी सत्ता पर भरोसा नहीं करते। इसलिए जब कभी भी विचारवाद की बात आती है, आदर्शवाद की बात आती है, उसमें विचारों की सत्ता को ही प्रमुख स्थान दिया जाता है, प्रमुख रूप से माना जाता है। तो ये हुआ विचारवाद या आदर्शवाद। अब इसको आगे समझते हैं। आदर्शवाद में एक शिक्षा शास्त्री है पैट्रिक, इसको देखते हैं पैट्रिक। आप इसका स्क्रीनशॉट ले लें या फिर इसको नोट डाउन कर लें। इसको मिटा लेता हूं मैं। एक शिक्षा शास्त्री है पैट्रिक के अनुसार, इसको समझते हैं। जो हमारे शिक्षा शास्त्री पैट्रिक हुए हैं वो कहते हैं प्रकृतिवाद या पदार्थवाद क्या है? प्रकृति या पदार्थवाद इसको फिर समझ लेते हैं। ये कहते हैं भौतिकवाद या प्रकृतिवाद का आधार पदार्थ है। समझते हैं इसको। ये क्या कहते हैं? पैट्रिक कहते हैं कि जो भी प्रकृतिवाद है या पदार्थवाद है, उसका आधार क्या है? उसका बेस क्या है? उसकी नींव क्या है? वो है पदार्थ। और इसके उलट विचारवाद या आध्यात्मवाद कहता है कि जो भी विचारवाद है, जो भी आध्यात्मवाद है, उसका आधार विचार है या विचारवाद है। इसलिए ये कहते हैं इसके अंतर्गत दोनों में क्या है? कॉन्ट्राडिक्शन है, दोनों में विरोधाभास है। पदार्थ प्रकृतिवाद, आदर्शवाद, दोनों में विरोधाभास है। ये कहते हैं कि मन की जो सत्ता है या विचारों की सत्ता है, इसको समझ लेते हैं इसको। ये कहते हैं प्रकृतिवाद, लिख लें यहां पर, प्रकृतिवाद का आधार पदार्थ है, जबकि आदर्शवाद का आधार विचार अथवा विचारवाद है। अतः विचारवाद या मन की सत्ता पदार्थ से पहले है। समझ में आया? इन दोनों का जो भी बेस है वे एक दूसरे का विरोधी है। प्रकृतिवाद कहता है प्रकृतिवाद का जो आधार है वो क्या है? पदार्थ है, वस्तुएं हैं जो हमें दिखाई देती हैं। लेकिन
जो आदर्शवाद का आधार है वो मन है या विचारवाद है, जो कि हमें दिखाई नहीं देता, आदर्श है। लेकिन शाश्वत सत्य किसमें है? विचारों में है, मन में है। इसलिए विचारवाद या मन की सत्ता पदार्थ की सत्ता से पहले है। इसलिए प्रकृतिवाद से कहीं ज्यादा महत्वपूर्ण क्या है? हमारा आदर्शवाद है। इसलिए विचारों को सबसे ज्यादा महत्व दिया जाता है। किसमें दिया जाता है? हमारे आदर्शवाद में। अब नेक्स्ट देखते हैं, इसको नेक्स्ट देखते हैं, आदर्शवाद एवं शिक्षा। इसको मिटा लेते हैं, लिख लिया हुआ आप लोगों ने, आदर्शवाद एवं शिक्षा। आदर्शवाद एवं शिक्षा, इसको देखते हैं, इनके मध्य संबंध क्या है, इसके बीच कोरिलेशन क्या है, इसको देखते हैं। जब हम आदर्शवाद की बात करेंगे और एजुकेशन की बात करेंगे तो ये एक दूसरे से क्या है? कोरिलेटेड हैं, एक दूसरे से सहसंबंधित हैं। जैसे मैंने बताया, आदर्शवाद किस पर जोर देता है? विचारवाद पर जोर देता है। जो शिक्षा के द्वारा या जिसमें शिक्षा के द्वारा जो छात्र होते हैं उनके आचरण को, उसके जो भी उनके आचरण में विसंगतियां होती हैं, जो भी उनके व्यवहार में विसंगतियां होती हैं, वो क्या करते हैं? वो परिशुद्ध करते हैं। छात्रों के जब मन होता है, उनके अंदर जो नैतिकता होती है, जैसे कि जो शाश्वत मूल्य होते हैं, सत्यम शिवम सुंदरम, आदर्शवाद के 3 शाश्वत मूल्य होते हैं। आगे पढ़ेंगे हम लोग, सत्यम शिवम सुंदरम, सत्यम शिवम सुंदरम, 3 आदर्शवादी मूल्य होते हैं जो आदर्शवाद या आदर्शवाद के द्वारा शिक्षा में उनको क्या किया जाता है? समाहित किया जाता है और बच्चों के आचरण को चरित्रवान बनाया जाता है। उनके आचरण में परिशुद्धि लाई जाती है, उनके आचरण को परिष्कृत किया जाता है और एक समाज का बहुत ही जिम्मेदार, बहुत ही आदर्श और बहुत ही उत्तरदायी व्यक्ति तैयार किया जाता है। सत्यम की बात की मैंने, इसके अंतर्गत जितनी भी स्पिरिचुअल वैल्यूज होती हैं, जितनी भी आध्यात्मिक शक्तियां होती हैं, आध्यात्मिक गुण होते हैं, उनको धारण करता है। शिवम के अंतर्गत क्या होता है? नैतिकता को धारण करता है। जितने भी नैतिक गुण होते हैं, छात्र शिक्षा के द्वारा क्या करता है? नैतिक गुणों को धारण करता है, नैतिक गुणों को धारण करता है। सुंदरम की बात करेंगे तो जितने भी कलात्मक विषय होते हैं, जितने भी कलात्मक व्यवहार होता है, उनको धारण करता है। कलात्मक, इसको सौंदर्यात्मक गुण भी कहते हैं, सौंदर्यात्मक गुण भी कहते हैं, जिसमें कंस्ट्रक्टिव गुण होते हैं, रचनात्मक गुण होते हैं, वो भी इसमें धारण करता है वो। और इसके अंदर क्या है? इसके अंतर्गत सत्यम की बात करते हैं, उसके अंतर्गत जितने भी शाश्वत विषय होते हैं, जितने भी शाश्वत विषय या विचार को धारण करता है। इसलिए आदर्शवादी शिक्षा में, आदर्शवाद और शिक्षा में बहुत ही कोरिलेटेड संबंधित है, बहुत ही अच्छे संबंध हैं। एक के बिना दूसरे की पूर्ति नहीं की जा सकती। जैसे मैंने बताया, आदर्शवाद के द्वारा शिक्षा के माध्यम, आदर्शवाद द्वारा शिक्षा में क्या किया जाता है? जो शाश्वत मूल्य है शिक्षा के, आदर्शवाद के, सत्यम शिवम सुंदरम, इनको समाहित किया जाता है। इनके द्वारा बच्चों के अंदर तमाम मानवीय मूल्यों को क्या किया जाता है? उसमें उनको प्रस्तुत करके उनको उच्च आदर्श कर दिया जाता है। इससे छात्रों का व्यवहार, इसके अंदर उनकी नैतिकता, उनकी सौंदर्यात्मक विषय और उसके अंदर जितने भी स्पिरिचुअल वैल्यूज होती हैं, उनको धारण कराया जाता है। जिससे छात्र भावी जीवन में अपने को समाज का जिम्मेदार, समाज का अकाउंटेबल सदस्य समझ सके, समाज का एक उच्च नागरिक बन सके, समाज का उत्तरदायित्व अपने कंधों पर उठा सके। ये आदर्शवाद एवं शिक्षा में संबंध था। नेक्स्ट हम लोग आगे बढ़ते हैं। इसको आप देखना चाहेंगे, नहीं तो बता देता हूं मैं।
ठीक है, नेक्स्ट देखते हैं अब हम लोग आदर्शवाद एवं शिक्षा के उद्देश्य। आदर्शवाद एवं शिक्षा के उद्देश्य इसको समझ लेते हैं कि ये क्या है। यदि हम आदर्शवाद की बात करें और उसके लिए दुनिया में उसने आदर्शवाद ने क्या दिन दिए, उसकी क्या महत्वपूर्ण भूमिका रही है पूरी संपूर्ण शैक्षिक व्यवस्था में, पूरी दुनिया की शैक्षिक व्यवस्था में, तो ये सबसे ज्यादा महत्वपूर्ण है। तो वो है शिक्षा के उद्देश्य। आदर्शवाद के द्वारा सबसे बड़ी देन या आदर्शवाद की सबसे बड़ी देन शिक्षा के उद्देश्य हैं, जो शिक्षा को प्राप्त हुए हैं। इससे ज्यादा या इससे बड़ा आदर्शवाद का कहीं भी कोई भी योगदान नहीं है। जब कभी भी पूछा जाता है कि आदर्शवाद की शिक्षा में क्या भूमिका है, आदर्शवाद ने शिक्षा को क्या दिया है, तो कभी भी ऑप्शन आए, आप कई चीजें रहेंगी उसमें, शिक्षक विधियां पूछ लेगा, शिक्षण के उद्देश्य पूछ लेगा, या और भी सारी चीजें, सांस्कृतिक उद्देश्य पूछेगा, सामाजिक उद्देश्य पूछेगा, चारित्रिक उद्देश्य पूछेगा, सारी बातों को आया है। लेकिन सबसे ज्यादा शिक्षा के उद्देश्यों को ही इसने प्रभावित किया है। आदर्शवाद ने सबसे ज्यादा प्रभावित किया है, सबसे ज्यादा मौलिक देन दी है किसी ने, तो आदर्शवाद ने ही दी है। अब इसको एक एक करके समझ लेते हैं। नंबर 1 है आत्मानुभूति का उद्देश्य। इसके क्या उद्देश्य है? नंबर 1 लिखेंगे आत्मानुभूति का उद्देश्य। आत्मानुभूति का उद्देश्य इसको समझते हैं। ये कहता है, आदर्शवाद कहता है कि आदर्शवाद के द्वारा या आदर्शवादी शिक्षा के द्वारा प्रत्येक व्यक्ति या प्रत्येक छात्र अपनी आत्मा की अनुभूति कर सके। अर्थात जो विचारों की सत्ता है, मैंने कहा था अंतिम सत्ता क्या है, अंतिम शाश्वत सत्ता क्या है, आदर्शवाद के अनुसार अंतिम शाश्वत सत्ता क्या है? अंतिम शाश्वत सत्ता क्या है? वो विचारों में है, ठीक है। ये कहता है, पहला उद्देश्य है कि जो अंतिम सत्ता किसमें है? विचारों में है। और इसके आदर्शवाद के जो गुण होते हैं, जो शाश्वत गुण होते हैं, शाश्वत मूल्य होते हैं, वो क्या होते हैं? अभी मैंने बताया, सत्यम शिवम सुंदरम। अर्थात सत्य वही है जो सार्वभौमिक रूप से परिवर्तित नहीं होता, जो कभी भी परिवर्तित नहीं होता। जो हमें दिखाई दे रहा है, हो सकता है कब परिवर्तित हो जाए। हमें जो भी चीजें भौतिक जगत की दिखाई दे रही हैं, हो सकता है परिवर्तित हो जाए। लोग जो भी विचार हैं, जो भी सत्य विचार हैं, जो भी ऐसे विचार हैं जो परिवर्तित नहीं होते, वो क्या है? वही विचारों की सत्ता है। दूसरा इन्होंने कहा इसके 3 मूलभूत गुण थे, मैंने बताया था उसमें, सत्यम शिवम सुंदरम। अर्थात व्यक्ति जब मन के द्वारा अपने अंदर चिंतन करता है, अपने विचारों को प्रस्तुत करता है, उसके अंतर्गत नैतिकता जैसे मूल्य, उसके अंतर्गत सौंदर्यात्मक जैसे मूल्य, उसके अंतर्गत जो भी शाश्वत सत्य है उसके जैसे मूल्य आते हैं, तो इससे क्या होता है? व्यक्ति स्वयं को रियलाइज करता है, स्वयं की आत्मानुभूति करता है और स्वयं में अपने दर्शन करता है, और जो भी अच्छी चीजें होती हैं उनको सामने लाता है। इससे क्या होता है? शिक्षा का उद्देश्य क्या होता है? आदर्शवाद के अंतर्गत आत्मानुभूति का अनुभव करना, ये शिक्षा का प्रथम उद्देश्य है। नेक्स्ट आगे बढ़ेंगे। नंबर 2, नंबर 2 की बात करेंगे, मनुष्य को मनुष्य बनाना। नंबर 2, मनुष्य को मनुष्य बनाना। इसको समझते हैं। मैंने बताया था प्रत्येक व्यक्ति जब इस दुनिया में आता है तो एक हार्ड मास का पुतला होता है, इससे ज्यादा कुछ भी नहीं। लेकिन वो शिक्षा ही है जिसके द्वारा
व्यक्ति के हार्ड मास के पुतले में जो भी व्यक्ति होता है हार्ड मास के पुतले के रूप में होता है, उसमें प्राण फूके जाते हैं। इसलिए अध्यात्मवाद का दूसरा उद्देश्य है कि शिक्षा के द्वारा, आदर्शवादी शिक्षा के द्वारा व्यक्ति को, मनुष्य को वास्तव में मनुष्य बनाया जाए। उसके अंतर्गत इस शिक्षा के द्वारा जो भी मानवीय गुण हैं, जितने भी मानवीय गुण हैं, उनको छात्रों के अंदर डाला जाए, छात्रों के अंदर समाहित किया जाए, ताकि वो एक उच्च कोटि के नागरिक बन सकें और मानवीय मूल्यों को ग्रहण करते हुए एक अच्छे इंसान बन सकें। इसमें तमाम मानवीय गुण होते हैं, जैसे सत्य, अहिंसा, परोपकार, सद्भाव, सदिच्छा और अगला सहयोग, शांति। तमाम मानवीय गुण है, इनको क्या करता है, आध्यात्म के द्वारा धारण करता है और एक वास्तव में एक अच्छा मनुष्य या संपूर्ण मनुष्य बनता है, इसके द्वारा आदर्शवादी शिक्षा के द्वारा। ये दूसरा उद्देश्य था। तीसरा उद्देश्य है, इसको देखते हैं। तीसरा उद्देश्य लिखेंगे आध्यात्मिक विकास करना। नंबर 3, आध्यात्मिक विकास करना। आध्यात्मिक विकास करना, इसको समझते हैं। आध्यात्मवाद चाहता है कि व्यक्ति न सिर्फ इस लोक के लिए या इस संसार के लिए तैयार हो, बल्कि व्यक्ति उस अंतिम संसार के लिए या उस स्वर्ग के लिए, उस लोक के तैयार, परलोक के तैयार हो, परलोक के लिए अपनी तैयारी करे। अर्थात व्यक्ति को क्या है, अंतिम उद्देश्य होता है मोक्ष प्राप्ति करना, या उसको इस जगत से उस जगत की ओर ले जाना, आत्मा से परमात्मा की ओर ले जाना, वो इसका लक्ष्य रहता है, इसका आध्यात्मवाद का। इसलिए आध्यात्मवाद चाहता है, सॉरी इसमें हेडिंग गलत हुई है, ठीक है। ये इसमें क्या है, इसलिए आध्यात्मवाद चाहता है कि प्रत्येक व्यक्ति को थॉटफुल बनाया जाए, विचारशील बनाया जाए और उसके अंदर प्रत्येक समस्या पर चिंतन, मनन, स्वाध्याय, तमाम तरीके की उसके गुणों को विकास किया जाए, ताकि व्यक्ति अपनी स्पिरिचुअल वैल्यू के द्वारा, अपनी आध्यात्मिक शक्तियों के द्वारा अपना विकास कर सके, समाज का विकास कर सके और उससे संबंधित जो भी समुदाय है या राष्ट्र है उसका विकास कर सके। तीसरी हेडिंग है, या तीसरा उद्देश्य, चौथा उद्देश्य देखते हैं। सत्यम शिवम सुंदरम, सत्यम शिवम सुंदरम। जैसे मानवीय मूल्यों का विकास करना, जो भी शाश्वत मूल्य हैं, मैंने बताया था, ये मानवीय मूल्य बताए, कुछ शाश्वत मूल्य बताए। इसमें है जैसे, सॉरी यहाँ पर क्या शाश्वत मूल्य लिखेंगे, यहाँ पर शाश्वत, जो कभी भी इनमें कोई परिवर्तन नहीं होता, जिसके तस या कमोबेश जैसे हैं वैसे ही रहते हैं। शाश्वत मूल्यों का विकास करना, इसको समझते हैं। इसको समझते हैं, मैंने बता दिया है इसके बारे में। इसमें क्या है, सत्य मैंने बता दिया, जो चीजें अपरिवर्तित रहती हैं, जो मन की सत्ता है या विचारवाद है, परिवर्तित रहता है, इसके द्वारा सत्य है, या इसके द्वारा नैतिकता है, सत्य है, नैतिक गुण है, नैतिक गुण है, और ये क्या है,
सौंदर्यात्मक गुण है, सौंदर्यात्मक गुण, इसके अंतर्गत संगीत, कला, साहित्य जैसे विषय समावेश रहते हैं। इनका क्या करा जाए, विकास किया जाए, इन मूल्यों को विकसित किया जाए। प्रत्येक छात्र के अंदर शिक्षा के द्वारा या आदर्शवादी शिक्षा के द्वारा सत्यम, शिवम, सुंदरम जैसे गुणों का विकास किया जाना चाहिए। अगला उद्देश्य है, उसको देखते हैं। संस्कृति का संरक्षण एवं उसका हस्तांतरण, संस्कृति का संरक्षण। चौथा, संस्कृति का संरक्षण, संस्कृति का संरक्षण एवं हस्तांतरण करना, ठीक है। इसको देख लेते हैं। ये कहते हैं कि संस्कृति का या आदर्शवादी शिक्षा के द्वारा या आदर्शवादी शिक्षा का उद्देश्य होना चाहिए संस्कृति का संरक्षण किया जाए और उसको आगे आने वाली या भावी पीढ़ी को हस्तांतरित किया जाए। अर्थात एक बार फिर बताता हूं मैं, आदर्शवादी शिक्षा का उद्देश्य है या परम प्रमुख उद्देश्य है वो ये है कि जो भी कल्चर है, जिस भी समुदाय कल्चर है, जिस देश में कल्चर है, उसको शिक्षा के द्वारा या आदर्शवादी शिक्षा के द्वारा संरक्षित किया जाए। संरक्षित करने के साथ साथ उसको सुरक्षित रूप से आगे आने वाली पीढ़ी को हस्तांतरित किया जाए। अगला उद्देश्य देखते हैं। अगला 5वां उद्देश्य है, नीचे लिख देता हूं, ठीक है। 5वां उद्देश्य है मूल प्रवृत्ति का आध्यात्मिक प्रवृत्ति में बदलाव। इसको समझ लेते हैं। ये कह रहे हैं आदर्शवादी शिक्षा के द्वारा इसका उद्देश्य होना चाहिए कि जो भी व्यक्ति की मूल प्रवृत्तियां हैं, जो भी व्यक्ति की जो मूल टेंडेंसीज हैं, उनके अंदर बदलाव किया जाए और उसके अंदर स्पिरिचुअल या आध्यात्मिक विचारों को या आध्यात्मिक प्रवृत्ति में बदलाव किया जाए। अर्थात मूल प्रवृत्ति से इसको आध्यात्मिक प्रवृत्ति में बदल दिया जाए। तो ये इसका नेक्स्ट उद्देश्य है। आगे देखते हैं हम लोग। नेक्स्ट और 6वां देखते हैं, 7वां है ये। अगला है पवित्र जीवन की तैयारी। पवित्र जीवन की तैयारी। इसका तात्पर्य है, ये चाहते हैं कि प्रत्येक व्यक्ति के अंदर आध्यात्मिक गुणों का विकास किया जाए, जो भी शाश्वत मूल्य हैं उनको उनमें समाहित किया जाए और आगे भावी जो जीवन उनका गुजरे वो कैसा हो, पवित्र हो। अर्थात आध्यात्मिक रूप से अध्यात्म को इंसान ग्रहण करते हुए या छात्र ग्रहण करते हुए उसके अपने विभाग में या उसको अपने विभाग में क्या करें, आत्मसात करें और भावी जीवन को पवित्रतम रूप में व्यतीत करें। ये इसका कुछ उद्देश्य थे। इसके अंदर एक और उद्देश्य छूट रहा है, चारित्रिक उद्देश्य है, क्योंकि हमने जितने भी गुण पढ़े हैं वो कहीं न कहीं चरित्र की ओर ही संकेत करते हैं। आदर्शवादी शिक्षा के द्वारा ये आशा की गई या ये उद्देश्य प्रमुख उद्देश्य था कि प्रत्येक छात्र का चरित्र बहुत मजबूत हो, अच्छा हो और चरित्र उज्जवल हो, जिसके द्वारा छात्र मानसिक रूप से मजबूत, शारीरिक रूप से श्रेष्ठ और नैतिक रूप से परिपुष्ट हो। ये कुछ शिक्षा के आदर्शवादी शिक्षा के उद्देश्य थे जो मैंने बताए। अब आगे देखते हैं। आगे देखेंगे अब आदर्शवाद एवं शिक्षण विधियां। आदर्शवाद एवं शिक्षण विधियां।
आदर्शवाद, आदर्शवाद एवं शिक्षण विधियां, शिक्षण विधियां, इसको हम देखते हैं प्लेटो को क्या माना जाता है, आदर्शवाद का संस्थापक या प्रबल समर्थक माना जाता है। इसका गुरु सुकरात को हम लोगों ने पढ़ा था फर्स्ट सेम में, मैंने बताया था सुकरात क्या था। सुकरात ने क्या किया था, प्रश्नोत्तर विधि की खोज की थी। इसमें कुछ विधियां थी, लिख लेते हैं। प्रश्नोत्तर विधि, प्रश्नोत्तर विधि, ऐसे लिख लेते हैं प्रश्नोत्तर विधि, वाद विवाद विधि, वाद विवाद विधि, संवाद विधि, संवाद विधि, नेक्स्ट देखते हैं व्याख्यान विधि, तर्क विधि, क्या हो गया, तर्क विधि। नेक्स्ट अनुदेशन विधि, अनुदेशन विधि। अगला देखते हैं खेल विधि, खेल विधि, आगमन निगमन विधि, आगमन निगमन विधि, ठीक है। ये कुछ विधियां थी, इसमें और देख लेते हैं प्रयोग विधि, प्रयोग विधि इत्यादि। एक बार फिर देखते हैं, जैसे मैंने कहा था आदर्शवाद का शिक्षा जगत में या शिक्षा को जो सबसे बड़ा योगदान है, जो उसकी देन है, वो है शिक्षा के उद्देश्य। दूसरी बात करते हैं शिक्षण विधियों की। शिक्षण विधियों के अंतर्गत उस समय जो विधियां प्रचलित थी कमोबेश उन्हीं को आगे बढ़ाया गया, और आदर्शवाद की शिक्षण विधियों में कोई विशेष देन नहीं है। इसलिए इसमें कुछ विधियां थी, वो थी प्रश्नोत्तर विधि थी, वाद विवाद विधि थी, संवाद विधि थी, व्याख्यान विधि थी, तर्क विधि थी, अनुदेशन विधि थी, खेल विधि, आगमन निगमन विधि, प्रयोग विधि इत्यादि तमाम तरह की विधियां थी। अब इसको देखते हैं, अगला क्या है, आदर्शवाद एवं पाठ्यक्रम। इसको